आज हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अनीस अहमद जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है जो आजकल काफ़ी चर्चा में है और गवर्नमेंट के रेडार पे भी है। आइए उनसे बात करते हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। तो अनीस अहमद साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैसे ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है एक सोशल मूवमेंट है जो 2007 में जिसको लॉन्च किया गया था। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है अलग अलग फोकस एरियाज़ में काम करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कैडर बेस्ड और मास मूवमेंट है, जिसमें जिसके कैडर्स होते हैं, जो कैडर्स मास के बीच में जाकर काम करते हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मल्टीपल फोकस एरियाज़ होते हैं, जैसे एजुकेशन है, लीगल अवेयरनेस है, लीगल डिफेंस है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, रेस्क्यू एंड रिलीफ है, ऐसे और कन्फ्रंटिंग फैसिज्म है, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऐसे अलग अलग हमारे फोकस एरियाज़ होते हैं। और इन फोकस एरियाज़ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अलग अलग कैंपेन्स करते हैं। जैसे एजुकेशन में हमारे नेशनल लेवल कैंपेन्स होते हैं, प्रो एजुकेशन कैंपेन्स। उसी तरीके से लीगल डिफेंस में जो वीकर सेक्शंस होते हैं, उन वीकर सेक्शंस को हम लोग लीगल एड और लीगल एडवाइस असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जब भी कोई ऐसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स आते हैं या कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन आता है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसके लिए कैंपेन्स चलाता है। या फिर चंद ऐसे आइडियोलॉजीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे आइडियोलॉजीज़ के जो कॉन्स्पिरेसीज़ होते हैं या उनके जो प्लान्स होते हैं, उन प्लान्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली कन्फ्रंट करते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ऐसे क्यों? देखिए, हम कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आए, क्योंकि आज इंडिया में आप देखेंगे सिचुएशन ऐसा है कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता है। नैरेटिव का मतलब क्या है? एनीवन कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ नैरेटिव। आज अगर आप देखेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में जो नैरेटिव आज आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली 2011 से ऐसा एक नैरेटिव शुरू हुआ था। हालांकि 2007 में जब पॉपुलर फ्रंट को लॉन्च हुआ था, उस टाइम पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे मीडिया ने, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था हमें, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट था। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा मूवमेंट आ गया था जो ना सिर्फ मुसलमानों के रिलीजियस इशू पर बात करता है, बल्कि उनकी सिटीजनशिप और उनका एक सोशो डेमोक्रेटिकल इशूज़ पर बात करता है। एक बहुत बड़ा चेंज था और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। 2011 के बाद लोगों ने देखा, स्पेशली चंद वेस्टेड इंटरेस्ट ने देखा कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक अलग कल्चर, एक अलग एटीट्यूड इंडियन मुस्लिम्स के अंदर ला रहा है। स्पेशली उनके अंदर जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उन्हें ला रहा है, अदर वीकर सेक्शन के साथ सोशल अलायंसेस कर रहा है। और ये चीज़ें से नाराज़ होकर हम देखते हैं कि चंद जो बेसिकली जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं, उन कम्युनल एलिमेंट्स ने हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाकर। और ये जो भी चीज़ आप बता रहे हैं कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी इज़ नथिंग बट मैन्युफैक्चर्ड है। उसका मिजाज आपको सिर्फ इसी से लगता है कि ये जो इल्ज़ामात हम पर लगा रहे हैं, आप जनरली, मैं पॉपुलर फ्रंट वाला हूँ, मैं पॉपुलर फ्रंट को नेचुरली डिफेंड ही करूँगा, लेकिन जनरली आप देखिए, आप उस एलिगेशन को लीजिए और उस एलिगेशन को जो है एक जनरिक इसमें प्लेस करके देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि इट स्टैंड्स नोवेयर। लेकिन जब उसी चीज़ को पॉपुलर फ्रंट पर डाला जाता है, कुछ बड़ा इशू बनाया जाता है, सो व्हाट से समझ में आता है कि दिस इज़ नथिंग बट अ मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी। लेकिन आप इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं तो इसमें पॉपुलर फ्रंट को आजकल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जा रहा है, क्रिमिनल ब्रांडिंग किया जाता है, स्पेशली मीडिया में हो या बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हो। तो ऐसे कि क्रिमिनल क्यों कहा जा रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया? देखिए, वापस अभी एक नया ट्रेंड जो हो रहा है, वो ट्रेंड ये है, इंडिया में कहीं पर भी कुछ भी हो, सबसे पहले वहाँ पर क्या किया जाता है कि इसके पीछे पॉपुलर फ्रंट करके एक स्टेटमेंट दिया जाता है। जब वो स्टेटमेंट आते ही मीडिया कैसा कवर करती है, PFI लिंक। मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी हाल ही में जो है जो अलग अलग जगह रामनवमी के जो दंगे हुए, वो दंगे हर कोई जानता है कि RSS संघ परिवार ने दंगे किए। उन दंगों के बीच में जो है चंद लोग जाकर पुलिस वालों से पूछते हैं क्या इन दंगों में PFI का रोल है, तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? नेचुरल आंसर देते हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर उनसे कोई जाकर पूछता क्या बीजेपी का रोल है, तब भी वही स्टेटमेंट आता। RSS का रोल है, सेम स्टेटमेंट आता। लेकिन वो जो एक पुलिस का स्टेटमेंट आता है, हाँ हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लिंक, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लिंक। उसके बाद हमसे ही सवाल पूछा जाता है कि लेकिन हर एक इशू में आपका नाम क्यों आ रहा है? हम कहते हैं हमारा नाम आ नहीं रहा है, आप लोग ला रहे हैं। अगर हमारा नाम आता, अगर सच में हम क्रिमिनल्स होते, तो उस इशू में हमारा इन्वॉल्वमेंट प्रूव होना चाहिए था। तो ये जो क्राइम्स आप बता रहे हैं, अलग अलग दंगे बता रहे हैं, सिर्फ उसमें न्यूज़ आता है। वो न्यूज़ क्या होता है? पॉपुलर फ्रंट लिंक सामने आया, पॉपुलर फ्रंट लिंक सामने आया, लेकिन वो लिंक कभी भी इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं आता, FIR में भी नहीं आता, चार्जशीट में भी नहीं आता और कोर्ट में भी नहीं आता। तो ये जो एक क्रिमिनल एंगल बताया जा रहा है, ये क्रिमिनल एंगल क्रिएट किया जा रहा है हमारे ऊपर एक लेबल लगाने के लिए। मैं ये भी बताता हूँ क्यों। वो इसलिए क्योंकि
पॉपुलर फ्रंट का एक्सेप्टेंस जो है स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर और अदर वीकर सेक्शंस के अंदर, जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ट्राइबल्स हैं, आदिवासीज हैं, ओबीसीज हैं और जो प्रोग्रेसिव अपर कास्ट हैं, इन सब लोगों के बीच में जो है पॉपुलर फ्रंट का एक बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स, एक्सेप्टेंस हो रहा है। अब ये एक्सेप्टेंस अगर आपको रोकना है तो क्या करना है, आपको हमारे ऊपर एक वेरी खतरनाक लेबल लगाना है। वो खतरनाक लेबल लगाते ही लोग कैसे इनसे दूर रहना है, तो इसीलिए ये क्रिमिनल लेवल हम पर लगाया जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर जेन्युइनली अगर आप क्रिमिनल लोगों को ढूंढना पड़ेगा तो इंडिया में आरएसएस से बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है। हम नहीं कहते, इंडिया की जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का अगर आप डेटा निकालेंगे तो ये जो क्राइम के एलिगेशन हम पर लगा रहे हैं सिर्फ एलिगेशन है, लेकिन ये प्रूव हम पर नहीं हुआ, प्रूव संघ परिवार पर हुआ है। आपने कहा कि मीडिया इसको बार बार ब्लेम कर रहा है, मीडिया इस इंफॉर्मेशन को लिंक कर रहा है टीएफआई के जरिए, तो आपको लगता है कि ऑर्गेनिकली हो रहा है या आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, हर कोई जानता है इंडिया के अंदर मीडिया जो है एक पॉलिसी पर काम करता है। मैं कभी भी किसी मीडिया पर्सन को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं बताऊंगा। मीडिया पर्सन्स क्या होते हैं, वो लोग जॉब पर होते हैं। अब जिस कंपनी के लिए जॉब करते हैं आपको उस कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक चलना होता है। और मीडिया जो होता है, मीडिया का पॉलिसी जो है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो उसको ओन करते हैं, जो एज ए बिजनेस उसको चलाते हैं, वो लोग मीडिया के पॉलिसी को बनाते हैं। जो ऊपर से पॉलिसी आया वो हर एक मामूली रिपोर्टर भी क्या करेगा, उस पॉलिसी को मानेगा। मैं भी पर्सनली बहुत सारे मीडिया पर्सन्स को पर्सनली जानता हूँ। ऐसे मीडिया पर्सन्स भी हैं जो स्टूडियो में हमारे खिलाफ बात करेंगे, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ वो लोग वैसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। लेकिन क्या होता है, एक पॉलिसी होता है। अभी एक पॉलिसी दिया गया है मीडिया को कि आपको पॉपुलर फ्रंट को डिफेम करना है, पॉपुलर फ्रंट के बारे में पॉजिटिव नहीं बताना है, डिफेम करना है। तब मीडिया उसी चीज़ को फॉलो करते जा रहा है। और आप देखेंगे एक ज़माना यही मीडिया था जो पूरे इंडिया में चिल्लाता फिर रहा था। फॉर एग्जाम्पल अर्नब गोस्वामी, आप जाके गूगल में जो है सर्च कीजिए अर्नब गोस्वामी सैफरन टेरर। जब वो टाइम्स नाउ में था, इंडिया में सैफरन टेरर के बारे में सबसे ज़्यादा चिल्ला कौन रहा था? अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहा था, जो साध्वी प्रज्ञा को टेररिस्ट बोल रहा था, कर्नल पुरोहित को टेररिस्ट बोल रहा था। आज वही अर्नब गोस्वामी मुझे देशभक्त बोल रहा है। क्या हुआ? अर्नब गोस्वामी चेंज हुआ? चेंज नहीं हुआ, वो पॉलिसी चेंज हुआ। तो जो पॉलिसी चेंज होता है, पॉलिसी के साथ ये लोग किसी को देशभक्त बोलते हैं, फिर यही लोग उसे टेररिस्ट बोलते हैं। तो आज जो पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ जो कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि जो लोग मीडिया को चलाते हैं, गवर्नमेंट का जो प्रेशर है, जो इंटेलिजेंस का प्रेशर है, उस प्रेशर में एक पॉलिसी बनाया गया है, पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करो। अगर पॉलिसी चेंज होगा यही लोग हमारी तारीफ करेंगे। गोवा के बारे में बात करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गोवा में काफ़ी सालों से एक्टिव है, लेकिन पिछले एक साल से अगर आप देखा जाए तो गोवा गवर्नमेंट और पीएफआई के बीच में काफ़ी टसल चल रहा है। तो ये कहाँ पे क्यों हो रहा है, ऐसे टसल क्यों चल रहा है? गोवा में अगर आप देखेंगे, गोवा में इससे पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन इससे पहले जो बीजेपी की गवर्नमेंट गोवा में और अदर स्टेट्स में भी अगर आप देखेंगे, उनका एक पॉलिसी जो है वेरी स्ट्रॉन्ग एक हिंदुत्व पॉलिसी में वो लोग नहीं जा रहे थे। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो लोग काम नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे, जनरल अगर आप किसी से भी जाकर पूछेंगे, आप मीडिया वाले भी जानते हैं कि पिछले टर्म की बीजेपी और इस टर्म की बीजेपी में बहुत फ़र्क है। तो ये टर्म में जब बीजेपी आया है उसमें एक बड़ा चेंजेस क्या हुआ है, वो ये था कि इनको एक इंस्ट्रक्शन मिला है कि अभी आपका जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को एग्रेसिवली आपको पुश करना है। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि इससे पहले क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट शायद ऐसा हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एकदम एग्रेसिवली एंटी माइनॉरिटीज़ उनकी जो एटीट्यूड है उसको नहीं दिखा रहे थे, इसलिए हम भी कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब कोई एंटी माइनॉरिटी काम नहीं कर रहा है हम क्यों कन्फ्रंट करेंगे। लेकिन अभी वेरी ओपनली एंटी माइनॉरिटी स्टेटमेंट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। जैसे आप गोवा में देखेंगे चर्चों के बारे में स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुसलमानों के बारे में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट ऐसा एक एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन स्टेटमेंट दे रहा है, तो पॉपुलर फ्रंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने बताया हमारा फोकस एरिया है टू अपोज एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, टू अपोज एनी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपोज करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस की गवर्नमेंट है। एनी गवर्नमेंट दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, विच डज डिस्क्रिमिनेशन, विच एक्ट्स अगेंस्ट इट ओन पीपल, उसको हम अपोज करेंगे। जब हम अपोज कर रहे हैं, नेचुरली क्या होता है कि वहाँ से आप देखेंगे पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने का एक अटेम्प्ट होता है। सेकेंड चीज़ भी आप देखेंगे, अभी गोवा में पिछले एक साल के अंदर आप देखेंगे थोड़े ऐसे एलिमेंट्स जो हैं गोवा की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन एलिमेंट्स को पिछली बीजेपी सरकारों ने क्या किया था, अवॉइड किया था। आप जानते होंगे चंद ऐसे ग्रुप्स तो जिनको यहाँ की पिछली बीजेपी सरकारों ने भी क्या गोवा में काम करने नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें पता था ये लोग इधर आते ही गोवा को ये लोग बर्बाद कर दें। लेकिन अभी आप देखेंगे, अभी की जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन एलिमेंट्स को प्रमोट कर रहा है, इन एलिमेंट्स को ऐसा काम करने के लिए दे रहे हैं। तो बड़ा चेंज है।
इसीलिए आप देखेंगे जब ऐसा एक एलिमेंट्स जो कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर हेट्रेट फैला रहा है, वो लोग जब काम करते हैं, पॉपुलर फ्रंट नेचुरली उनको अपोज करता है, और अपोज करने की वजह से गवर्नमेंट अपना मशीनरी को यूज करता है हमें टारगेट करने के लिए। बार बार डिमांड किया जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट को बैन करना चाहिए। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया कि पॉपुलर फ्रंट को बैन किया जाएगा गोवा में। तो जब ऐसे बार बार डिमांड्स आते हैं तो पीएफआई का स्टैंड क्या होता है? पीएफआई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से प्लान करता है कि ऐसे काउंटर करे ऐसे स्टेटमेंट पे? पहला चीज क्या है, देखिए हमारा मानना है कि डेमोक्रेसी में बैन की जगह नहीं है, डेमोक्रेसी में डायलॉग की जगह है। अगर आप किसी एक विचारधारा को नहीं मानते हैं, आप उससे डायलॉग करना है, डायलॉग से उसे हराना है कि आपकी विचारधारा सही नहीं है। ये बैन की विचारधारा अथॉरिटेरियन रजीम का ही काम है, और ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले ये डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो खुद 3 बार बैन हुए हैं, वो खुद 3 बार नेशनल लेवल में बैन हुए हैं। हम बैन नहीं हुए हैं, वो लोग बैन हुए हैं। जो खुद बैन हुए हैं, जो खुद ऐसे काम करते थे, बैन होने के काम कर रहे थे, वो लोग आज दूसरों पर बैन का डिमांड कर रहे हैं। दूसरा चीज, सेकंड पॉइंट इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये पॉपुलर फ्रंट को बैन करने का भी असल में ये लोग चाहते क्या है। अभी रिसेंटली आप देखें कि एक अजीत डोवल ने एक चंद सूफी प्रोग्राम्स में जाकर, हमारा बारे में तो अजीत डोवल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद एक प्रेस रिलीज आ जाता है कि पीएफआई को बैन करो, और उसके बाद वहाँ के पार्टिसिपेंट्स आकर कहते हैं कि हमने तो ऐसा बात कहा ही नहीं, प्रोग्राम में पीएफआई का नाम ही नहीं आता। तो हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक फिजा बनाई जा रही है कि हाँ बैन का एक बात हर जगह से आना है। तो हर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को भी ये बताया गया है कि आप भी क्या करो, बैन का डिमांड करो। तो आप देखेंगे कभी यहाँ का चीफ मिनिस्टर डिमांड करता है, कभी कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर, कभी आसाम का चीफ मिनिस्टर, कभी यूपी का चीफ मिनिस्टर, कभी मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। इन सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है बैन के बारे में आप बात करो, एक फिजा बनाओ, ताकि पॉपुलर फ्रंट भी डर जाए, पॉपुलर फ्रंट भी ये सोचे कि हम बैन होने वाले हैं, हम काम बंद करेंगे। हमारा मानना है कि हमें बैन करने के लिए इस गवर्नमेंट के पास या बीजेपी आरएसएस के पास कोई भी रीज़न नहीं है, कोई ऐसा रीज़न नहीं है हमें बैन करने, इसलिए वी आर दैट मच कॉन्फिडेंट। हम पर अगर ये लोग बैन करेंगे तो इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, एंड दैट बैन विल बी इलीगल, एंड दैट बैन विल नॉट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, रुकेगा नहीं। तो इसलिए हमारा मानना है कि यू कैनॉट बैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऑन एनी लीगल ग्राउंड्स। अगर फिर भी ये लोग एक पॉलिटिकल वेंडेटा, क्योंकि ये गवर्नमेंट हम जानते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा पे चलने वाली गवर्नमेंट है, फिर भी करते हैं, तो हम लोग जो है जिस तरीके से इससे पहले इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन जिनको इन्होंने अलग अलग सरकारों ने बैन किया था, और वो लोग कोर्ट में जाकर उन्होंने बैन को डिफीट किया, जिस तरीके से झारखंड में हमें बैन किए थे, हमने हाईकोर्ट में जाके बैन को रिवोक कराया, उसी तरीके से हम भी जो है हर लीगल और डेमोक्रेटिक ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। इंडिया में आजकल हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है, वन ऑफ इट्स काइंड का कैंपेन है। पहली बार इंडिया में ऐसे 15 दिन का इंडिपेंडेंस डे से पहले कैंपेन चल रहा है। तो आपका क्या टेक है, ऐसे कैंपेन जब चलते हैं तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पेट्रियोटिज्म जो है हर एक इंडियन के अंदर इनबिल्ट है, समझे। गवर्नमेंट जो है हमें फोर्स नहीं कर सकती हमारा पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए। आज अफसोस ये हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है इस तरीके से, और बीजेपी आरएसएस इस तरीके से एक माहौल बना रही है कि जो भी गवर्नमेंट के एक कैंपेन का हिस्सा बनेगा वही असल नेशनलिस्ट है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा, कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेगा वो नेशनलिस्ट नहीं है। देखिए, इंडिया में मुसलमानों को जो है अपना पेट्रियोटिज्म प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और हम हमारा पेट्रियोटिज्म जो है 15 दिन प्रूव नहीं करते, हम 365 डेज प्रूव करते हैं। एवरी 365 डेज इस देश से हम मोहब्बत करते हैं। हम हमारे देश से सिर्फ 15 दिन मोहब्बत करने की हमें ज़रूरत नहीं, हम 365 डेज मोहब्बत करते हैं। आज मैंने यहाँ का न्यूज़पेपर भी देखा जिसमें बीजेपी के लोग आकर कह रहे थे कि हर मस्जिद मदरसे में तिरंगा लगाएंगे। देखिए, मुसलमानों को कभी भी अपने प्रेमाइसिस में तिरंगा लगाने में प्रॉब्लम नहीं था। अब जाके पूरे इंडिया में देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अलग अलग मदरसों में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। आपके बोलने की वजह से हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हमारा देश है इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। आपको हमें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कन्विंस करना है आरएसएस के ऑफिस को, आरएसएस का ऑफिस जहाँ पर वो लोग तिरंगा नहीं लगा रहे थे, आरएसएस का ऑफिस जहाँ पर आरएसएस के गोलवालकर ने, जो उनका सेकंड सरसंघ चालक था, जिसने कहा था कि जो तिरंगा है ये त्रि जो वर्ड है, ये त्रि एकदम अशुभ वर्ड है, इम्प्योर वर्ड है, और ये त्रि होने से हमारे देश के लिए क्या हो जाएगा, बहुत अशुभ चीज़ें हो जाएंगी। ये वो लोग थे जो कह रहे थे इंडिया का झंडा सिर्फ भगवा होना चाहिए। इनको कन्विंस करो, अब हमें कन्विंस मत करो। ये तिरंगे का डिज़ाइन ही एक मुसलमान ने किया था, एक मुसलमान औरत ने इसका डिज़ाइन किया। यू कैन नॉट टेल अस टू लव दिस लव फॉर द इंडियन फ्लैग, और हमारे इंडिपेंडेंस डे में इट्स इनबिल्ट इन इंडियन मुस्लिम्स, एंड वी हैव शोन इट अगेन एंड अगेन, वी डोंट नीड टू प्रूव इट। अब सेकंड क्वेश्चन आया, इस तरीके का कैंपेन गवर्नमेंट क्यों कर रहा है? देखिए, मेरा उसमें एक पर्सनल टेक ऐसा है कि
ये गवर्नमेंट जो है इवेंट मैनेजमेंट में बहुत भरोसा रखती है, और प्राइम मिनिस्टर को भी आप जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में यहाँ वहाँ जाते हैं, एक इवेंट ही होता है। अब यूनाइटेड नेशंस में भी आप देखो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर बाहर इवेंट नहीं करता, बल्कि यहाँ पर एक इवेंट चलता है। अब यहाँ पर भी इवेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया। एक ज़माने में लोग केयर नहीं करते थे, अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन घर तक आ गया है। आप ही देखिए, अगर आप जाके एक राशन ले रहे हैं, वो राशन 3,000 का आता था एक महीने का, अभी 4,500 का आ रहा है। तो आप फील कर रहे हैं कि हर महीने 1,500 रुपये मेरा ज़्यादा जा रहा है, या 2,000 रुपये मेरे ज़्यादा जा रहे हैं। अग्निपथ का आप इशू ले लीजिए, अग्निपथ में क्यों इतना प्रॉब्लम हुआ? हम लोग कभी सोचेंगे भाई सिर्फ एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है ना, क्यों लोग इतना नाराज हो गए, क्यों वहाँ के लोग, स्पेशली जो बिहार में जो हुआ या फिर नॉर्थ इंडिया के थोड़े सिटीज़ में हुआ, क्यों बसों को जलाए? अपना देश का बस है, क्यों जला रहे हैं? देखिए, आप उन नौजवानों के बारे में सोचना है। वहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट, और मैं कहता हूँ नॉट बिगेस्ट, एक ही ऐसा एक एवेन्यू है जहाँ पर उनको एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है, वो है डिफेंस, जहाँ पर वो खानदानी तरीके से लोग जो है फैमिली जनरेशंस जो है आर्मी में ज्वाइन होते हैं। अब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है वो डिफेंस में ज्वाइन करना, और इसमें फैमिली से वो लोग आ रहे हैं। वो भी आपने बंद कर दिया, उसको भी आपने 4 साल बना दिया। तो ये जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर बहुत एक गुस्सा है, वो गुस्सा अभी नजर आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चल रहा है इन्फ्लेशन का, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चला है अनएम्प्लॉयमेंट का। वो चर्चा पब्लिक में ना आए, इसलिए इवेंट पब्लिक के ऊपर डाल दिया। आप सब लोग क्या करो, 15 डेज मनाओ, 15 डेज जो है कंपलसरी करो। और ये 15 दिन में क्या करेंगे ये लोग, स्पेसिफिकली जाके एक एक मुसलमानों के घर ढूंढेंगे, यहाँ पर झंडा नहीं, वहाँ पर झंडा नहीं, यहाँ पर झंडा नहीं, और एक फ्रीडम का जो एक खुशी का मौका है वहाँ पर भी कम्युनलिज्म लाएंगे। ये असल इसका मकसद है। इंडिया का पॉलिटिकल इकोसिस्टम है वो नो डाउट चेंज हो रहा है, तो आप इंडिया का पॉलिटिक्स जो है फ्यूचर में किस तरीके से देखते हो, कहाँ जा रहा है इंडिया का पॉलिटिक्स? देखिए, अभी जिस तरीके से सिचुएशन है, यही सिचुएशन कंटिन्यू हुआ तो हम लोग एक टोटल अथॉरिटेरियन रूल की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से चाइना में एक सिंगल पार्टी रूल चल रहा है, जहाँ पर एक सिंगल पार्टी डिसाइड करती है हर चीज़, सिंगल पार्टी पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है, अपोजिशन को कंप्लीट ख़त्म किया जाता है। यहाँ पर बीजेपी जो है उसी एंगल में ये लोग जा रहे हैं। ये लोग चाइना के खिलाफ बात कर रहे हैं। असल में चाइना मॉडल सबसे ज़्यादा फॉलो बीजेपी कर रहा है, क्योंकि बीजेपी इंडिया में जो है ये चाइना मॉडल ला रहा है। 1 कंट्री 1 टैक्स, 1 कंट्री 1 कल्चर, 1 कंट्री 1 पार्टी, 1 कंट्री 1 इलेक्शन। ये सब क्या है? ये आप यूनिफॉर्मिटी लाइए, एक डाइवर्स कंट्री में आप यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये चीज़ अगर चलेगा, अगर इनको प्रॉपरली, अगर एक पॉलिटिकल अपोजिशन और एक सोशल अपोजिशन मुल्क के अंदर नहीं रहा, तो ये देश को धीरे धीरे लोग अथॉरिटेरियन की तरफ लेके जाएंगे। और हम नहीं कह रहे हैं, अभी जो अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक वॉच डॉग्स हैं, जो डेमोक्रेसी को वॉच करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया जो है धीरे धीरे अथॉरिटेरियन की तरफ जा रहा है। तो ये एक स्लाइड सीरियस है, इसको आप मजाक नहीं समझना। क्योंकि थोड़े दिन पहले अगर आपने कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, जिसमें राहुल गांधी ने वेरी स्ट्रॉन्ग बात कहा कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी मर रहा है करके उसने कहा वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसे बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर्स इतना बड़ी बात कहना, बहुत, हम तो बहुत सालों से कह रहे हैं, 2015 से हम लोग बहुत बता रहे हैं, जब ये ऑर्डिनेंस राज लेके आए थे। मुझे याद है 2015 फरवरी से पॉपुलर फ्रंट कह रहा है कि ऑर्डिनेंस राज जो लेके आ रहे थे, ये फर्स्ट स्टेप था डेमोक्रेसी को खत्म करने का। तब से पॉपुलर फ्रंट अपोज कर रहा था, कोई अपोजिशन को पड़ी नहीं थी, सब लोग अपना अपना कर रहे थे। लेकिन आज अपोजिशन इस चीज़ को रियलाइज कर रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत धीरे हम देखेंगे कि हम अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाएंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उन राइट्स को एक एक करके छीना जाएगा। और तब आप भूल जाए कि जो लोग सोचते हैं मुस्लिम उसके विक्टिम नहीं रहेंगे, समझे? ये जो गलत फहमी डाले जा रहे हैं, मुसलमान विक्टिम, सिर्फ मुसलमान विक्टिम नहीं रहेंगे, हम नंबर फर्स्ट एक विक्टिम रहेंगे। लेकिन हमारे बाद इंडिया का हर एक सिटीजन विक्टिम बनने वाला है इस अथॉरिटेरियनिज्म का। थैंक यू सो मच अनीस अहमद साहब, आपने वक्त दिया, हमसे बात किया।